विक्रम जैसे ही सिया की सारी बातें सुनता है, वो चौंकते हुए खुद से ही बोला, जानवी मिस्टर राठौर की बहू है। जानवी चाहे जिस भी हालत में है, लेकिन मैंने उसे पसंद किया है। उसकी चाहे जैसी भी हालत है, वो फिर भी मुझे पसंद है। चाहत किसी की पहचान या फिर किसी की हालात देखकर बदले नहीं जाते। वो मुझे किसी भी हालत में पसंद है। विक्रम अपने वार्ड में चला आया। जानवी की ओर देखते हुए समर मन ही मन दुखी हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि जानवी इस हाल में होकर भी ऐसे सबके सामने हंसती खिलखिलाती रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन सिया जी की बातों से नाखुश शांतनु अपनी बात रखते हुए सबके सामने सिया जी से कहने लगा, मेरी बहन आपके साथ जाएगी। इस बात का फैसला तो जानवी को ही लेना होगा। वो आपके साथ जाना चाहती है या नहीं। इस बच्चे के लिए आप मेरी बहन को जिंदगी भर के लिए अपने घर में रखना चाहती हैं, लेकिन कभी सोचा है क्या मेरी बहन सारी उम्र अकेले रहेगी? मैं भी आपके फैसले के खिलाफ हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शांतनु? जानवी मेरी बहू है और मेरे कबीर की एक आखिरी निशानी इसकी कोख में पल रहा है। वो हमारे घर का वारिस है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? सियाजी शांतनु की बातों का जवाब देते हुए बोली। कुछ ही देर में जानवी को होश आ गया था। वो जैसे ही अपनी पलकें खोलती है, सामने समर को देखती है, फिर अपने भाई की ओर देखते हुए बोली, भाई आप यहाँ। शांतनु उसके पास आकर, अभी उठो मत, आराम करो। मैं बीमार नहीं हूँ। ज्यादा देर रहूंगी तब बीमार हो सकती हूँ। घर चलें अब। शांतनु जानवी का चेहरा देखने लगा तो सिया जी कहने लगी, जानवी मैं चाहती हूँ आज से अभी से तुम मेरे साथ अपने घर में चलो, जहाँ तुम्हारा अपना घर है। जानवी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो शांतनु की ओर देखती है और सोचते हुए बोली, मेरा सिर्फ एक ही घर है आंटी जी। मैं अपने भाई के घर में रहना चाहती हूँ। आज आपको सच का पता चला तो आप चाहती हैं मैं आपके साथ चलूँ। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने बेटा? तुम मेरी बहू हो। हाँ मैं आपकी बहू हूँ। ये बात कोई झुठला नहीं सकता है। जानती हैं आप, कबीर से जब मैं आखिरी बार एयरपोर्ट पर मिलने पहुंची तो मुझे पता नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जैसे ही मैं घर आने के लिए एयरपोर्ट से निकल रही थी तो मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। ये गुड न्यूज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज थी। और सबसे बढ़कर कबीर ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं इतनी बदनसीब थी कि कबीर को ये भी नहीं बता सकी कि वो डैड बनने वाले हैं। जानवी बोलते बोलते रोने लगी। सिया जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से अपनी बात कहने लगी, मैं अपने बच्चे के लिए किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और ना ही किसी का एहसान लेना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती हूँ। सॉरी आपका दिल दुखाने के लिए, लेकिन मुझसे ऐसा मत कहिए। जानवी बेड से उतरकर अपने भाई के साथ वार्ड से बाहर चली गई और हॉस्पिटल के बाहर जाने लगी। सियाजी, मिस्टर राठौर और समर तीनों जानवी को जाते हुए देख रहे थे। आधे घंटे के बाद जानवी अपने भाई के साथ घर पहुंच गई थी। रैना भी ऑफिस से हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ गई थी। वो जानवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर शांतनु से पूछने लगी, क्या क्या हुआ है? जानू का चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तुमने इसे डांटा क्या? नहीं रहना, बात ही कुछ ऐसी है जिसे जानकर हम सब हैरान हैं। शांतनु उखड़े हुए मूड में कहता है। रैना ना समझते हुए बोली, क्या बात है, मुझे तो बताओ। जानवी अपने कमरे में चली आई। वो बेड के किनारे लेटकर अपने बहते हुए आंसुओं को चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी और अपने मन में सोचते हुए कहने लगी, कबीर क्या करूं मैं? अपने बच्चे की जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहती हूँ। किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो शायद कभी नहीं होता अगर आप होते तो। क्यों प्रॉमिस तोड़ दिया आपने? मैंने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे, लेकिन सारे मुट्ठी में बंद रेत की तरह बिखर गए। अब चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकता है, न मेरी जिंदगी और न ही ये सच कि आप कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। शांतनु सारी बातें रैना को बताता है, जिसे सुनकर रैना भी हैरान थी। लेकिन वो शांतनु के सामने बैठकर कहने लगी, शांतनु क्या सचमुच में जानवी अकेले सारी उम्र रह लेगी? इस टाइम उसे अपनों के साथ की जरूरत है। हम उसके साथ हैं, लेकिन कबीर के मॉम और डैड का भी कहना सच है। क्या सच है रहना? मैं अपनी बहन को उस घर में जाने दिया तो सारी उम्र उसे एक ऐसे रिश्ते में बंधकर रहना पड़ेगा जिसमें सिर्फ वो अकेली ही रहेगी। मैं अपनी बहन की खुशियों के बीच
इन पुराने रिश्तों को आने नहीं देना चाहता हूँ। मैं उसका फिर से घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ रहना। कबीर उसका कल था, और कल और आज आने वाले कल में बहुत फर्क है। सिया आंटी का दुख हम सभी से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। लेकिन मेरी बहन को सजा क्यों मिले? शांतनु शांत स्वर में सारी बातें कह डालता है। सिया जी मिस्टर राठौर समर को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। वो सभी हॉल में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अवंतिका जी अपने पोते के पास आकर कहने लगी, समर बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना बेटा? दादी माँ, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए। सिया जी अपनी सास के पास आती हैं और उनके पास बैठते हुए बोली, माँ जी, आज मुझे कबीर की पत्नी के बारे में पता चला। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जानवी है माँ जी, जानवी। ये क्या कह रही हो बहू? क्या सचमुच में जानवी हमारे कबीर की पत्नी है? तो फिर तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? उसे बताया तुमने? क्या कहा उसने? अवंतिका जी कहती हैं, हाँ माँ जी, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती है, वो माँ बनने वाली है। मैंने उससे कहा भी कि अपने घर चलो, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं ला सकती हूँ। क्या सच में जानवी? ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू, तुमने उसे समझाया नहीं क्या? माँ जी, मैंने एक फैसला लिया है जिसे जानवी को मानना ही पड़ेगा। मैं अपने कबीर के लिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन उसके आने वाले बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने घर के वारिस को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। सिया जी अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, सिया, आखिर क्या करने वाली हो तुम? एक बार ये भी तो सोच लो कि जानवी इस घर में रहने कैसे आएगी। उसने इनकार कर दिया है, लेकिन मैं जो फैसला सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर उसे मजबूर होना पड़ेगा। वो इस घर में जरूर आएगी। समर अपनी मॉम की ओर देखते हुए सोचने लगा, आखिर मॉम क्या करने वाली हैं? जब जानवी आना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रही हैं उसके साथ? सिया जी अपने दिल की बात समर और अपने परिवार वालों के सामने खोलते हुए बोली, माँ जी, मैं अपने बड़े बेटे को खो चुकी हूँ, लेकिन अपने बेटे के अंश को खोना नहीं चाहती हूँ। जानवी इस घर में आने को तैयार नहीं है। शांतनु का कहना सही है, लेकिन मैंने जो फैसला लिया है, अगर आप सब मेरी बातों से सहमत हैं तो तभी मैं कुछ बोलूंगी। मैं कबीर और समर की मॉम हूँ। समर, मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मना तो नहीं करेगा ना तू? मॉम, आप जो भी कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन आप ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। बोलिए ना मॉम, क्या बात है? समर अपनी मॉम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, जानवी से शादी कर लो समर। मेरे कबीर की आखिरी निशानी को मैं खो नहीं सकती हूँ। अगर वो इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आएगी तो उस पर हमारा हक होगा। वो मना नहीं कर पाएगी। बोल, मानेगा ना अपनी मॉम की बात? मेरे लिए करेगा ना जानवी से शादी? सिया की बातें सुनकर समर को झटका लगा। वो अपनी मॉम को देखने लगा। अवंतिका जी और मिस्टर राठौर भी दोनों सिया जी को देखने लगे। समर कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर वो कहे तो क्या कहे? वो समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर कैसे वो अपनी मॉम की बातों का मान रखे? शादी वो भी उस लड़की के साथ जिसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता है, लेकिन उसके दिमाग में उठ रहे सवालों को वो अनसुना भी नहीं कर सकता था। खुद से ही वो सवाल करने लगा। माही को गुजरे हुए कुछ ही दिन तो बीते थे, वो तो उसे ठीक से भूल भी नहीं सकता था। और जानवी से शादी, ये कैसी उलझन में डाल दिया मॉम आपने मुझे। सिया जी अपने बेटे को समझाते हुए बोलने लगी, तू सोच रहा होगा मॉम के अनाप शनाप बक रही है, लेकिन मैं अपने कबीर को खो चुकी हूँ। तुझे लगता है ना जानवी और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, लेकिन मेरे लिए शादी के लिए हाँ कर दो बेटा। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं और जानवी दोनों की सोच अलग है। मैं उससे हरगिज शादी नहीं कर सकता हूँ। आपने पहली बार कुछ मांगा है मुझसे, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ। मुझसे ये नहीं होगा मॉम। समर अपनी मॉम को मना करके अपने रूम की ओर चला गया। सिया जी अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोलने लगी, सोम प्लीज, आप समझाइए ना समर को। जानवी तो पहले भी इस घर की बहू थी। सिया, तुम जो कह रही हो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं समर को भी गलत ठहरा नहीं सकता हूँ, और ना ही तुम्हें। जाकर आराम करो तुम भी। घर के मंदिर में शाम का दिया जलाने जैसे ही अवंतिका जी आती हैं, सिया जी भी अपनी सास के साथ मंदिर के चौखट पर बैठ जाती हैं और रोते हुए कहने लगी, माँ जी, आप कुछ तो बोलिए।
मैंने कुछ गलत कहा क्या? समर ऐसे कैसे मना कर सकता है? बहू, हालात जब अच्छे होते हैं तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और जब हालात के मारे हों तो अच्छे काम में भी रुकावट आ जाती है। तुमने जो सोचा है ऐसा कोई नहीं सोच सकता है। उस बच्चे के सर पर पिता का साया बना रहे, यही सोचा है ना तुमने। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। अवंतिका जी अपनी बहू को समझाते हुए बोली। शांतनु और रैना दोनों जानवी के कमरे में आते हैं। रैना अपने हाथ में आलू के पराठे प्लेट में लिए हुए जानवी के बगल में बैठते हुए बोली, जानू आज ना मेरा मन किया आलू के पराठे खाने का, सोचा तुझे भी पूछ लेती हूँ, वरना तुम मुझसे बाद में कहती कितनी बड़ी भुक्कड़ है तू। रैना मेरे हिस्से का भी खा गई। अच्छा अब उठ जा और जल्दी से ये पराठा खा ले, नहीं तो मैं खा जाऊंगी, बाद में कुछ मत कहना। जानवी अपनी आंखें मूंदे हुए थी और करवट बदले हुए बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। अच्छा जी ठीक है। शांतनु, सुना ना तुमने, बाद में यही शिकायत करेगी फिर, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी। रैना अपनी बात खत्म ही करती कि जानवी फूट फूट कर रोने लगी। रैना अपनी प्लेट साइड टेबल पर रखकर जानवी के सर को अपनी गोद में रखते हुए बोलने लगी, तू रो रही है जानू? क्या हुआ है तुझे? जानू इस तरह क्यों रो रही है? शांतनु भी जानवी के पास बैठकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बच्चा क्या हुआ? तू इस तरह से रोने क्यों लग गई? सिया आंटी के सवालों को याद करके मुझे रोना आ गया भाई। कबीर हमेशा चाहते थे कि मैं उनके मॉम और डैड से मिलूं। आज वो लोग मुझे मिले, लेकिन कबीर नहीं है। मैं क्या करूं भाई? कैसे मान लेती मैं उनकी बातों को? मैंने उन लोगों को हर्ट किया भाई। जानवी रोते हुए बोली, पागल है तू बिल्कुल झल्ली। अब रोना बंद कर और मेरी बात सुन। तुझे उनके घर नहीं जाना है तो तुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है उस घर में जाने के लिए, लेकिन आइंदा रोना मत। अब चल उठकर ये पराठे खा, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। शांतनु उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। रैना उसके मुंह में पराठे के टुकड़ों को डालती है। अपने कमरे में बैठा हुआ विक्रम बार बार सिया जी की बातों को याद करके सोचे जा रहा था। वो जानवी के लिए इतना पॉजिटिव हो गया था कि उसे किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता था। अपने भाई को बेचैन देखते हुए शेफाली उसके कमरे में आती है और मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है ब्रो, कुछ दिनों से तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं। क्या बात है, कहीं लब का तो चक्कर नहीं है ना? बताइए मुझे, कौन है वो लड़की? जानवी। हाँ शेफाली, तुम्हारे भाई का प्यार कोई और नहीं बल्कि जानवी है। लेकिन लेकिन क्या भाई, बताइए मुझे। जानवी पहले से ही शादीशुदा थी। प्लेन क्रैश में उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस जानवी का साथ चाहिए। मैं उसके लिए उसके बच्चे को अपना लूंगा। इतना ही नहीं, कबीर कोई और नहीं बल्कि समर का बड़ा भाई था। जानवी मिसेज राठौर है शेफाली। विक्रम जैसे ही अपनी बात कहता है, शेफाली सोचते हुए बोली, बस यही बात है ना भाई, मैं डैड से बात करूंगी आपके और जानवी के रिश्ते के लिए। तब तक आप आराम कीजिए, मैं चली, गुड नाइट बाय। शेफाली इतराते हुए वहां से जाने लगी और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, जानवी की शादी आपसे करवा कर मैं समर को भी अपना बना लूंगी भाई। डिनर का टाइम हो गया था, लेकिन सिया जी अभी भी अपने कमरे में थीं। समर हॉल में अपने दोस्त तुषार से बात करने के बाद जैसे ही मिस्टर राठौर से पूछता है, डैड मॉम नजर नहीं आ रही, कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगी। समर अपनी मॉम को मनाने जैसे ही उनके कमरे में आता है, वो बेड पर बैठी हुई थीं। समर उनसे बड़े प्यार से कहता है, मॉम आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? आप तो जानती हैं ना मॉम, मैं जानवी से शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ। प्लीज मॉम अब तो बाहर चलिए, आप सुन रही हैं ना? समर जैसे ही अपनी मॉम के हाथ को पकड़ता है, वो कुछ नहीं कहती है तो वो उनकी ओर देखता है तो सिया जी बेहोश होकर बेसुध पड़ी हुई थीं। उनके हाथ पैर भी ठंडे हो गए थे। समर चिल्लाते हुए बोला, मॉम मॉम क्या हुआ आपको? मिस्टर राठौर और अवंतिका जी भी कमरे में आ जाते हैं और सिया जी की हालत को देखकर घबरा गईं। मिस्टर राठौर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगे। समर उसके चेहरे पर पानी के छींटे भी मारता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती हैं। तो वो डरते हुए उनकी मुट्ठी में बंद नींद की गोली को देखते हुए बोला, मॉम ने नींद की गोली ज़्यादा खा ली हैं। एम्बुलेंस आ गया था।
सिया जी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। मिस्टर राठौर अपनी पत्नी के साथ ही जाते हैं। समर और अवंतिका जी भी कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचते ही सिया जी को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। उनकी क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। एक साथ इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स कोई कैसे खा सकता है। वो उनका इलाज करने आईसीयू में चले गए। मिस्टर राठौर समर की ओर देखते हुए नाराज होकर बोलने लगे, कबीर के जाने का दुख कितना हम सभी को है, उससे कहीं ज्यादा सिया को है समर। वो अपने कलेजे के टुकड़े के मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। वो माँ है समर। कबीर को सबसे ज्यादा प्यार भी तो वही करती है। मैं तुम्हारा डैड तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ समर, जानवी से शादी करने के लिए हाँ कर दो। समर को भी अब कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो अपने डैड की बात को मजबूरी में मानने को तैयार हो गया, लेकिन वो उदास होकर कहने लगा, मेरे हाँ कहने से क्या होगा डैड? क्या जानवी तैयार होगी मेरे साथ फेरे लेने के लिए? वो मॉम को पहले ही मना कर चुकी है, फिर वो भाई को बुलाकर मेरे साथ शादी क्यों करेगी? कहना आसान है डैड, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। मैं समझाऊंगा जानवी को, अपनी पत्नी के लिए उससे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन मैं सिया को ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। वो अपने बेटे के गम में अंदर ही अंदर घुटकर मर जाएगी। कम से कम जानवी तुम्हारी पत्नी बनकर घर आएगी तो उसका साथ मिल जाएगा, बच्चे के बहाने ही सही, लेकिन कबीर के जाने का दुख थोड़ा तो कम होगा ना। समर, अगर आज मेरी जगह तुम होते, क्या तब भी तुम ऐसे ही मना करते? अपने भाई के बच्चे के बारे में सोचो। उस अजन्मे बच्चे को जब पता चलेगा कि उसके सर पर तो पिता का साया उसके जन्म लेने से पहले ही उठ गया है, तो क्या बीतेगी उस बच्चे पर? समर, मिस्टर राठौर समर को समझाते हुए कहते हैं। लेकिन समर अब भी माही की यादों में खोया हुआ था। माही की यादों में खोया हुआ समर की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा छाने लगा था। वो अपने डैड की बात मान लेता है और आईसीयू में एडमिट अपनी मॉम की हालत को देखकर वो खुद पर अफसोस जताते हुए कहने लगा, मैंने आपकी बात को मान लिया है मॉम, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इस समझौते भरे रिश्ते को स्वीकार कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि जानवी को मैं कभी भी अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। रात के 11 बज चुके थे। जानवी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो जानवी जी, आप कौन? कॉल किसी और ने नहीं बल्कि समर ने किया था। वो अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो इतना घबरा जाती है कि बिना कॉल कट किए हुए ही कमरे से भागते हुए बाहर आती है तो देखती है और रैना अपने घर जा चुकी है और शांतनु भी आराम कर रहा है। जानवी बिना शांतनु को परेशान किए हुए घर के दरवाजे को खोलती है और पैदल ही हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। समर समझ चुका था कि जानवी पैदल ही चलकर हॉस्पिटल आ रही है। वो अपने डैड को देखकर कहने लगा, मैं थोड़ी देर में आया डैड, आप यहीं रहिए। सड़क पर अकेले चलते हुए जा रही थी। सिया जी के बारे में सुनकर वो सोचते हुए अपने मन में कह रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बाबा जी? मुझे अब कोई और आशियाने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे मिल रहा है। अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो किसी के कॉल आने पर भी मन में एक डर सा लगने लगता है, कॉल रिसीव करूं या ना करूं, क्योंकि एक बुरी खबर ना सिर्फ इंसान को रुलाती है बल्कि बेसहारा भी कर देता है। जानवी पैदल चलते हुए थक गई थी। तभी कार की हेडलाइट की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वो कार जानवी के सामने आकर रुकी। उसमें बैठा हुआ समर जानवी को लेने आया हुआ था। वो उसे कार में बैठने के लिए कहता है। जानवी जैसे ही कार में आकर बैठती है, वो समर को देखते हुए बोली, आंटी जी कैसी हैं समर? वो ठीक तो है ना? मॉम ठीक हो जाएंगी जानवी, लेकिन मुझे तुमसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहनी है। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की है मेरी वजह से। वो चाहती हैं कि हमारी शादी हो जाए। मुझे मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। मैं समर बोलते हुए रुक गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन जानवी गुस्से में आकर भड़कते हुए बोली, कार रोकिए आप।
हमने कहा कार को साइड में रोकिए। समर कार को रोकता है। जानवी गुस्से से कहना शुरू करती है, आपने ऐसी बात सोचा भी कैसे? शादी, वो भी आपसे? कोई गुड्डू गुड़ियों का खेल नहीं होता है शादी, उम्र भर साथ निभाने का बंधन होता है। कबीर भले ही मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ा मेरा रूह का रिश्ता आज भी कायम है। आपने ऐसे कहा भी कैसे? समर कार फिर से स्टार्ट करता है और खामोश जानवी को देखते हुए कहता है, मैं मजबूर हूँ जानवी। कुछ ही देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मिस्टर राठौर जैसे ही देखते हैं समर जानवी को अपने साथ लाया है, वो अपने बेटे से बोले, तुम्हारी मॉम को होश आ गया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। जानवी बेटा, तुम भी साथ जाओ। समर के साथ जानवी सिया जी से मिलने उनके वार्ड में आती है। सिया जी की नज़र जैसे ही जानवी पर पड़ी, वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए जानवी को अपने पास बुलाती हैं और समर को भी। जानवी उनके पास आती है तो सिया जी दुखी होकर कहने लगी, जानवी आंटी जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक बार भी सोचा अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? जानवी, मैं अपने कबीर को खो चुकी हूँ। अब उसके बच्चे या फिर अपनी बहू को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दे सकती हूँ। मेरे पास आ जाओ, मेरे घर की फिर से बहू बनकर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ये अभागी माँ तुमसे आंचल फैलाकर कुछ मांग रही है। मेरी समर से शादी कर लो बेटा। जानवी को तो पहले से ही समर की बातों से झटका लगा था। अब तो सिया जी की ऐसी बातें सुनकर अब और वो घबरा गई थी। शादी, वो भी समर से। जानवी चुप रहती है और अपनी नजरें झुकाकर कहती है, मैं ये शादी। शांतनु के पीछे से आवाज आती है, आंटी जी, आपने जो कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरी बहन का घर फिर से बसने वाला है। समर जैसा जीवन साथी उसे मिलने वाला है। समर को अगर इस रिश्ते से इनकार नहीं है तो जानवी भी तैयार है। जानवी अपने भाई का चेहरा देखने लगी, जैसे वो अपने भाई की बातों से नाखुश थी, लेकिन सिया जी और मिस्टर राठौर के चेहरे पर खुशी थी कि जानवी उनकी बहू बनकर उनके घर में आएगी। जानवी वार्ड से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जाने लगी। वो हॉस्पिटल के गेट के सामने लगे हुए चेयर पर बैठ जाती है और खुद को संभालते हुए बोली, भाई ऐसे तैयार कैसे हो सकते हैं, ये जानते हुए भी कि मैं कबीर के सिवाय किसी को अपना नहीं मान सकती हूँ। ऐसे किसी भी अनजान के साथ बंधन में बंधकर मैं अपने कबीर को खो दूंगी। तुम्हारे लिए ये फैसला जितना मुश्किल लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है जानवी। तो फिर आपने अपनी मॉम को इनकार क्यों नहीं किया? समर, आप अच्छे से जानते हैं मेरे बारे में। एक ऐसी लड़की के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते जो पहले से ही किसी की पत्नी थी, किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या ऐसे रिश्ते के लिए आपके दिल ने हामी भर दी? समर जानवी की बातें सुनकर उसे देखने लगा। जानवी उसके जवाब का इंतजार करने लगी। जानवी की ओर देखते हुए समर सोचने लगा, आखिर क्या जवाब दे वो उसे। उसने भी तो इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के लिए। समर जानवी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं इस शादी के लिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ जानवी। अपनी फैमिली के लिए, ये समझौते भरे रिश्ते के लिए तैयार हुआ हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए। और एक और बात जानवी, मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। तभी समर के पास नर्स आती है और उसे डिस्चार्ज पेपर देते हुए बोली, आप बिल पे कर दीजिए और इस डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर दीजिए। समर जानवी को बाहर ही छोड़कर चला गया। समर रिसेप्शन पर पहुंचकर बिल पे करता है और डिस्चार्ज पेपर साइन करने के बाद अपनी मॉम के पास आया, जिनके चेहरे पर अब कोई मायूसी, कोई दुख नहीं था। वो खुश होकर शांतनु और मिस्टर राठौर से बात करने में बिजी थीं, लेकिन जानवी रोते हुए अपने आप से सवाल करने लगी, बाबा जी, किस सिचुएशन में डाल दिया आपने? आपकी बनाई हुई दुनिया में मैं एकदम से अकेली हूँ। हम सफ़र छोड़कर जा चुका है और जिसने दोबारा मेरा हाथ थामने को तैयार भी हुआ, वो भी मजबूरी में। मेरे हाथों की लकीरें अब मिट चुकी हैं। खामोशियों के पल अब याद बनकर रह गए हैं। जानवी, घर चलें। बच्चा, कल सुबह ही सिया आंटी आएंगी। मैं बहुत खुश हूँ बच्चा, चलो चलते हैं। जानवी बिना कुछ बोले ही शांतनु के साथ अपने घर चली गई और समर भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर चला गया। रात बीत चुकी थी। अगले दिन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर रहना और शांतनु दोनों किचन और घर के डेकोरेशन में लगे हुए थे।
लोहे की सीढ़ियों पर चढ़कर रहना दरवाजे पर तोरण बांधते हुए बोली, शांतनु ये तोरण बहुत ही बड़ा लगता है, मैं इसे बांध नहीं पाऊंगी। तुम इसे छोड़ो, मैं कर लूंगा। किचन में देखो जाकर, सारे स्वीट्स आए हैं या नहीं। मैंने सारे डिशेस बना लिए हैं। अब अंकल और आंटी के आने का टाइम हो गया है। जा रही हूँ, लेकिन जिसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं वो कहाँ है, तैयार हुई है या नहीं। बस तोरण लग गया है, मैं जानवी को देख कर आता हूँ। येलो कलर के सलवार सूट पहने हुए उतरे हुए चेहरे को लेकर वो खिड़की के सामने खड़े होकर किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी शांतनु उसे आवाज देकर कहता है, तैयार हो गई बच्चा। भाई मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। ये क्या बोल रही हो जानवी, मैं कितना खुश हूँ। मेरी बहन की लाइफ में खुशियाँ वापस आ रही हैं। सिया आंटी और राठौर अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं और दादी माँ भी तो कितना लाड़ लड़ाती हैं तुझसे। जानवी लाइफ में तुझे दोबारा मौका मिला है बच्चा, इस मौके को जाने मत दे। ये कहाँ लिखा है शादी से पहले प्यार जरूरी होता है। जिन रिश्तों में प्यार नहीं होता ऐसी शादियाँ नहीं होती हैं क्या। जिनकी किस्मत में मिलना लिखा होता है वो एक दिन जरूर मिलते हैं, और जिनसे हमारा रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर उनका बिछड़ना लिखा हो तो वो किसी ना किसी बहाने छोड़ देते हैं बच्चा। तू समझदार है, तू समर को समझेगी और समर तुझे। प्यार हो चाहे ना हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति दिल में सम्मान और भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका रहता है, और प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, भरोसे टूट जाएं तो वो प्यार बस खोखला बनकर रह जाता है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं और विश्वास उसी पे पनपती है। मैं तुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ और एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। जानवी मान ले मेरी बात। जानवी मायूस होकर अपने भाई की ओर देखती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती हूँ भाई। मैं समर से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा बोल, क्या है तेरी शर्त। मेरी शादी करते ही आपको भी रैना से शादी करनी होगी। मुझे ना नहीं सुनना है। उसकी मॉम और भाई से मैं बात करूँगी, तब तो ठीक है ना। हाँ मेरी माँ, अब अपने ये मोटे मोटे आंसू बहाना बंद कर और अच्छे से तैयार हो जा। भाई बहन का ऐसा प्यार कहाँ देखने को मिलता है। जानवी तुम्हारा भाई कितना प्यार करता है तुझसे, मुझे जलन होती है। काशी अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे ही प्यार करता। जलन हो रही है तुझे, कोई नहीं भाई, आप भी उसे झप्पी दे दो, तब तो ठीक रहेगा ना। शांतनु जैसे ही रैना को गले लगाने के लिए अपने दोनों हाथों को फैलाया, रैना डांटते हुए बोली, रोमांटिक पल बनाने के लिए कोई स्पेशल डे या फिर रोमांटिक जगह होनी चाहिए। तुम तो कहीं भी शुरू हो जाते हो, अब जल्दी करो। शांतनु मुंह बना लेता है। तभी बाहर से कार की हॉर्न सुनाई देती है। शांतनु कहता है, लगता है वो लोग आ गए हैं। शांतनु और रैना कमरे से चले गए। जानवी खिड़की से नीचे देखती है तो समर अपनी फैमिली के साथ घर के अंदर जा रहा था। उसकी नजरें जैसे ही खिड़की के सामने खड़ी जानवी पर पड़ी, वो उसे देखने लगा। दोनों की आंखें आपस में टकराईं। जानवी अपनी निगाहें झुकाकर खिड़की के पीछे चली जाती है और समर घर के अंदर शांतनु और रैना सारे लोगों का वेलकम करते हुए हॉल में लेकर आते हैं। शांतनु और रैना दोनों दादी माँ और मिस्टर राठौर और सिया जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। शांतनु समर को गले लगाकर हेलो कहता है। समर के साइड में खड़ी एक प्रिटी सी लड़की और एक लेडी को देखकर शांतनु सोचने लगा, ये दोनों कौन है। शांतनु के चेहरे की ओर देखते हुए मिस्टर राठौर कहते हैं, शांतनु बेटा, ये मेरे साले साहब की बेटी रूही है और ये समर की मामी सुरुचि हैं। शांतनु अपने हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते कहता है। वो दोनों भी शांतनु को नमस्ते कहते हैं। रैना चाय और नाश्ता ट्रे में सजाकर ले आती है और सबको देने लगती है। सुरुचि, दीदी जी, ये लड़की है जानवी क्या, हमारे कबीर की पत्नी। सब उनका चेहरा देखने लगे तो सिया जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, ये तो जानवी की होने वाली भाभी है। शांतनु बेटा, जानवी को बुलाओ, मैं अपनी बहू को सबसे मिलाना चाहती हूँ और उसी के सामने हम एक बहुत जरूरी बात अनाउंस करेंगे। रैना जानवी के साथ हॉल में आने लगी। रूही जैसे ही जानवी को देखती है वो स्माइल करते हुए बोली, भाभी तो सचमुच कितनी खूबसूरत हैं। समर जानवी को देखता है और उसकी झुकी हुई पलकों को देखता रह गया।
जानवी सभी बड़ों के पैर छूती है तो सिया जी उसे समर के साथ बैठने को कहती हैं। वो समर के बगल में बैठ जाती है, लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी और मन ही मन सोचते हुए बोली, मुझे हिम्मत देना बाबा जी। सुरुचि मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए बोली, मेरा लाया रिश्ता ठुकरा कर अपने मरे हुए बेटे की पत्नी को अपने छोटे बेटे के साथ शादी करवा रही है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कोई खजाना मिला हो। रूही, बुआ अब तो जरूरी बात बता ही दीजिए। सिया जी, बताती हूँ बेटा। शांतनु, मेरी पंडित जी से बात हो गई है। अगले 5 दिन बाद शुभ मुहूर्त तय किया है समर और जानवी की शादी के लिए। 5 दिन के बाद जानवी फिर से मेरे घर की बहू बन जाएगी। सुरुचि मुंह बनाते हुए बोली, ये तो पहले से ही आपकी बहू है। दीदी, वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये शादी ऐसे ही सिंपल तरीके से होगी या फिर राठौर खानदान के स्टाइल में होगी? क्योंकि जानवी की भले ही दूसरी शादी हो, लेकिन मेरे समर की पहली शादी है और सारी रस्में तो पूरी करनी होंगी ना। सिया जी, सिर्फ समर की ही नहीं बल्कि जानवी की भी सारी रस्में होंगी। मेरे बेटे की शादी पूरे धूमधाम से होगी। रैना खुश होते हुए बोली, आंटी जी मुंह मीठा करिए। सिया जी रैना को देखते हुए बोली, करूंगी बेटा, लेकिन पहले अपनी बहू को सुहाग की निशानी माता रानी की चुनरी तो उड़ा दूं। सुहाग की चुनरी उड़ाते हुए सिया जी जानवी के माथे पर रोली का टीका लगाते हुए बोली, ये सगुन की थाली मैं अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ बेटा, इसे पकड़ो। इसमें माता रानी का आशीर्वाद है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे, कभी अलग ना हो तुम दोनों। जानवी बेटा, मैं सबके सामने तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? जानवी शांतनु की ओर देखती है और हाँ में सर हिलाती है। समर जानवी की आंखों में आंसू देख लेता है। अब सिया जी मुस्कुराते हुए सबको स्वीट्स खिलाने लगी। जानवी को रोते हुए देखकर समर उसके सामने अपना रूमाल बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे आंसू अगर कोई देख लेगा तो सबको यही लगेगा कि मेरी तरह तुम भी मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हामी भरी हो। जानवी, अपने आंसू पोंछो। जानवी उसके रुमाल को लेने से मना कर देती है। जानवी, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसी ने देख लिया तो? समर के कहते ही जानवी उसके हाथ से रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछने लगी। सिया जी जानवी के मुंह में स्वीट्स डालते हुए बोले, इस मिठाई पर तो सबसे पहला हक तुम्हारा बनता है। चलो अब ये स्वीट्स उठाओ और समर को खिलाओ। जानवी स्वीट्स का टुकड़ा लेकर बिना देखे हुए समर के मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सिचुएशन को समझते हुए समर उसके हाथ को पकड़कर अपने मुंह में स्वीट्स खा लेता है। फिर हाथ पकड़ने की वजह से जानवी को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। कुछ देर बाद सारे लोग एक साथ लंच करते हैं और सबको बाय बोलकर चले गए। सिया जी जाते हुए जानवी के पास आकर कहती हैं, जानवी, कभी खुद को अकेला मत समझना बेटा। भले ही मैंने तुम दोनों पर अपना फैसला थोपा है, लेकिन सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए। सिया जी की बातें जानवी के दिल को छू गईं। वो पहली बार आज स्माइल करते हुए दिखाई दी तो रूही उसका चेहरा देखते हुए बोली, वाह भाभी, आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, एक सेल्फी पोज तो दीजिए। भाभी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ सेल्फी क्लिक करवाएंगी। पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है। समर जैसे ही उसे देखता है, उसके साथ साथ सिया जी और मिस्टर राठौर भी मुस्कुराने लगे। वो लड़का उन दोनों के पैर छूता है और समर के गले लगते हुए बोला, अब ऐसे देखते रहेगा साले या फिर गले लगेगा? तेरी तो शक्ल ही मेढक की तरह है। भाभी से मिलता हूँ मैं। वो लड़का जानवी को हक करने लगा तो समर उसे रोकते हुए बोला, अबे साले, तू अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। हाथ भी तो तू मिला सकता है जानवी से। मैं तो देवर हूँ, वो भी इकलौता, इसलिए तू जेलस फील कर रहा है ना? लेकिन ब्रो, इतनी बड़ी खबर तूने मुझे बताई भी नहीं। लेकिन थैंक गॉड अंकल का, जिन्होंने मुझे तुम्हारी शादी की खबर दी और मैं लंदन से सब कुछ छोड़कर आ गया। तुषार, तुझे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि तू डॉक्टर है। डॉक्टर हूँ, पेशेंट नहीं। मैं तो अपने पेशेंट को भी ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। अब चल, प्यार वाली झप्पी दे। समर और तुषार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर तुषार सबसे मिलता है। उसके बाद सारे लोग वापस घर चले गए। तुषार अपना सारा सामान लेकर जैसे ही अंदर आने लगा तो वो रूही को देखता है तो उसे ही देख रही थी। उसे घूर कर देखते हुए बोली, मेरा कॉल रिसीव करने के लिए डॉक्टर साहब के पास टाइम नहीं होता है। और जैसे ही अपने यार की शादी की न्यूज़ सुनी, उड़ते हुए इंडिया आ गए।
तुषार तुम ना सुधर नहीं सकते हो, भाई का गुस्सा अब झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है, तुमसे मुझे बहुत सारी बात करनी है। ये शादी अचानक से, वो भी अरेंज मैरिज के लिए समर मान कैसे गया? वो तो किसी और से प्यार करता था ना। तुषार के सवालों को सुनकर रूही थोड़ी देर किसी सोच में डूब गई, लेकिन उसकी बातें समर भी सुन लेता है। वो तुषार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रूही सामान लेकर तू जा, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, तू जा। क्यों भाई, अकेले में ऐसे क्या सीक्रेट शेयर करने वाले हैं आप? तू जाती है या फिर मामी के सामने खोलूं तेरी पोल? कितने बॉयफ्रेंड हैं तेरे लंदन में? नहीं जाती हूँ भाई मैं। रूही तुषार का लगेज लेकर घर के अंदर चली गई। उसके जाते ही समर अपनी मुट्ठी कसते हुए उसके चेहरे पर मारने ही वाला होता है। तुषार नीचे झुक जाता है और डरते हुए कहता है, पागल हो गया क्या? मेरे हैंडसम चेहरे को खराब करना चाहता है? इसी खूबसूरत चेहरे को देखकर कितनी सारी लड़कियां मुझे डेट पर ले जाती हैं। ये चेहरा खराब हो गया तो कोई घास तक नहीं डालेगी। मुझ जैसे डॉक्टर पर ऐसे ही ऑपरेशन थिएटर से फुर्सत नहीं मिलती है, ऊपर से तेरे नखरे भी बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। मेरे नखरे? तुझे तो आज मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। कब तक बचेगा तू मुझसे? तुषार भागते हुए कार के पास आया और समर को छेड़ते हुए बोला, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो मुझसे लिपटने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। माही का वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज तूने सुना क्या? माही ने आखिरी बार तुमसे कुछ कहना चाहती थी। माही का नाम सुनते ही समर का गुस्सा छूमंतर हो गया, चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। कुछ देर पहले तुषार को पीटने के लिए वो उसके पीछे पीछे आया, लेकिन माही का आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज जिसके बारे में उसे पता नहीं था। समर तुषार के पास आता है और कार से सटकर दोनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तुषार फिर से कहता है, माही ने मरने से पहले तुझसे अपने दिल की बात कही थी। वो तुझसे बहुत प्यार करती थी समर, लेकिन उसके जाते ही तुम भी इंडिया चले आए। इतने गुस्से में थे तुम कि मेरी बात को भी नहीं सुना तुमने। और अंकल से पता चला कि तू शादी कर रहा है। लैब में मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ऐसे मुझे लगा तू माही को इतनी जल्दी नहीं भूल सकता है। लेकिन तेरी मर्जी, मैं खुश हूँ तुम्हारी खुशी में। कबीर भाई इस दुनिया से चले गए तुषार, जान भी उनकी वाइफ थी। व्हाट? ये क्या कह रहा है तू? कबीर भाई इस दुनिया में नहीं है। तू जिससे शादी कर रहा है वो कबीर भाई की वाइफ है। समर सारी बातें तुषार को बता देता है, जिसे सुनकर तुषार भी थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन वो उसे समझाते हुए बोला, अंकल और आंटी ने तुम पर जानवी की जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए अपने पास्ट को भूलकर उसके साथ एक नई लैब की शुरुआत करो। समर का मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता है। हेलो हेलो मिस्टर हैंडसम, कैसे हो तुम? शेफाली, तुमने मेरी आवाज को तो पहचाना। कैसे हो हैंडसम, ये तो बताया नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुनकर फिर से जी उठी हूँ। अपनी बकवास बंद करो और कॉल क्यों किया? मुझे तुमसे मिलना है हैंडसम, शेफाली मदहोश भरे अंदाज में कहती है। तो समर कॉल कट कर देता है। तुषार उसे इतने गुस्से में देखकर पूछता है, किसका कॉल था और तू इतने गुस्से में क्यों है? मिस्टर बत्रा की बेटी शेफाली थी। वो लड़की नहीं बल्कि अमीर बाप की बिगड़ैल बेलगाम बेटी है, जो अपने हुस्न के जाल में लड़कों को फंसाती है। और फिर तुषार हंसते हुए, ऐसी लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी है बल्कि मेरे लिए है। वैसे भी जैसे वो टाइम पास करना चाहती है, मुझे भी उसके साथ वही करना है। 5 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मैं तो इस शादी में ढेर सारी मस्ती करने वाला हूँ। जानवी भाभी बहुत अच्छी हैं। समर, देखना जैसे तू माही से प्यार करता था, वैसे ही एक न एक दिन तुझे जानवी से भी प्यार हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है तू? प्यार और मुझे? वो भी उस जानवी से? रोने की ऑटोमेटिक मशीन है वो यार। अच्छी तो सारी लड़कियां होती हैं, लेकिन मेरे दिल में अब किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं आ सकती, समझा तू? अब मैं जा रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ जा रहा हूँ। चलते हैं। आखिर तुम्हारे उस हॉट एंड सेक्सी लड़की शेफाली से मिलना जो है, नाम सुनकर मैं उसके ख्यालों में खो गया हूँ। सामने से देखूंगा तो और भी पागल हो जाऊंगा। अपना ये छिचोरापन कम कर दे और घर के अंदर जा। तुषार कुछ नहीं सुनता। वो समर के साथ कार में आकर बैठ गया। रैना अपने घर आती है। वो शांतनु को बाय बोलकर जैसे ही घर के अंदर आने लगी, रीमा जी गुस्से में थीं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके जैसे ही आगे बढ़ी
तो रीमा जी उसे आवाज लगाते हुए बोली, आज भी तुम ऑफिस नहीं गई? सारा दिन तुम उस शांतनु के घर में रहती हो, करती क्या हो उसके यहाँ? अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। रहना कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे मुझे। आखिर हम सबकी इज्जत की तुझे फिक्र है या नहीं? रहना अपनी माँ की बातों को सुनकर आहत होकर कहती है, माँ, अगर आपको मुझसे ऐसे ही बात करनी थी तो कह लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि मैंने आपके घर की इज्जत को बाहर नीलाम कर दिया है। माँ, मैं तो इस घर की बेटी हूँ ना, तो इस घर की चिंता मुझे भी है। प्लीज माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की बातों से ज्यादा अपनों की बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं। रीमा जी उसका चेहरा देखने लगी। वो अपने कमरे में आ जाती है। कार में बैठा हुआ था वो। कुछ सोचने के बाद एक फैसला लेता है और कार को सड़क किनारे रोकता है और तुषार को कार से उतरने के लिए कहता है, तू पागल हो गया है क्या ब्रो? मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? समर कार से उतरकर जानवी को कॉल लगाने लगा। जानवी अपने किचन में चाय बना रही थी। तभी वो देखती है उसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा था। जानवी अपने मोबाइल को उठाकर देखने लगी तो समर का कॉल है। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो जानवी जी, बोलिए। अभी तुम मिलने आ सकती हो मुझे? तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहना है मुझे। हॉट विंस कॉफ़ी शॉप में मिलो मुझसे आकर। समर कॉल कट कर देता है। जानवी खुद से बुदबुदाते हुए बोली, हॉट विंस कॉफ़ी शॉप, ये तो वही जगह है जहाँ कबीर अक्सर मुझे ले जाते थे। जानवी अपने भाई के पास आकर कहती है, भाई समर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं जा सकती हूँ? शाम होने को आई है बच्चा, ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेले घर मत आना। जानवी अपने कमरे में आती है और रेडी होकर बाहर आती है। शांतनु को बाय बोलकर कॉफ़ी शॉप जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। समर कॉफ़ी शॉप में बैठा हुआ था, साथ में तुषार भी था। वो उसे इतने गंभीर रूप में देखकर पूछ बैठा, आखिर भाभी से तुझे क्या इम्पोर्टेंट बात कहनी है? 5 दिन बाद तुम्हारी शादी है। तुषार, मैं जानवी से कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ। समर बोल ही रहा होता है कि सामने से जानवी डोर से अंदर आते हुए दिखाई देती है। नेवी ब्लू कलर की साड़ी में लिपटी हुई, कानों में छोटे छोटे झुमके, माथे पर बिंदी और अपने लंबे बालों की चोटी बनाए हुए आगे किए हुए। समर जानवी को ही देख रहा था। तुषार उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अपना दिल संभाल कर रख, वो तुम्हारी ही है। अपनी बकबक बंद कर और बाहर जा, मुझे अकेले में। समझ गया? तू ये क्यों नहीं कहता तुझे प्राइवेसी चाहिए? मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूँ। इंजॉय करो अपनी कॉफ़ी, मुझे घूरो मत। तुषार जानवी को देखकर हेलो कहता है तो जानवी भी उसे हेलो कहती है। समर उसे चेयर पर बैठने को कहता है। जानवी उसके चेहरे की गंभीरता को समझते हुए बोली, क्या हुआ समर, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया और इतने सीरियस होकर बैठे हैं? जानवी, मैं इस शादी को लेकर खुश हूँ या नहीं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन बात ये, आप कहना क्या चाहते हैं ये सीधे तरीके से बोलिए। मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाऊंगा जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बच्चे को जन्म देते ही मुझे डिवोर्स देकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से जाना होगा। मैं सिर्फ अपने भाई के बच्चे को अपना सकता हूँ, तुम्हें नहीं। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तभी मैं तुमसे शादी करूँगा, वरना शादी वाले दिन तुम मंडप पर रहोगी लेकिन मैं नहीं आऊँगा। जानवी को समर की बातें सुनकर झटका लगा। कोई इंसान ऐसी बातें करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन समर के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवी से शादी करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। जानवी अपने मन में सोचते हुए बोली, आप कबीर के भाई हैं और सबसे बढ़कर ये बात है कि इस शादी की खबर को सुनकर मेरे भाई बहुत खुश हैं। मैं उनके चेहरे की मुस्कान को छीन नहीं सकती हूँ। जानवी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या तुम तैयार नहीं हो? सॉरी मिस्टर राठौर, मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक बिजनेसमैन हो और कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सौदा करने से पहले ये तो देखते हैं उसमें कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट। आपने तो मुझसे इतनी बड़ी कीमत मांग ली, मेरे पास आपको हाँ करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। भूल गई थी कुछ पल के लिए, लगा था मेरी लैब में फिर से। आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, आपने मेरे बच्चे को अपना नाम देकर मुझसे अपने नाम की कीमत वसूलना चाहते हैं, यही बात है ना मिस्टर राठौर?
मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ। ठीक है, मान लिया आपकी शर्त। जिस भी एग्रीमेंट पर साइन करने को कहेंगे मैं तैयार हूँ। शादी के पहले डिवोर्स पेपर भी साइन कर दूंगी। मुझे खुशी है कि मैं पहले भी कबीर की थी और आगे भी अपने कबीर की ही रहूंगी। मुझे इस बात पर यकीन हो गया है कि आप मेरे कबीर के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। आपकी बातें खत्म हो गई हों तो मैं चलती हूँ। समर जानवी की झुकी हुई पलकों में आंसू को देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तभी एक वेटर 2 कप कॉफी लेकर उन दोनों के टेबल पर रखता है और जैसे ही जानवी को देखता है झट से पहचान जाता है। मैम, आप तो वही हैं ना जो कबीर साहब के साथ इस कॉफ़ी शॉप में अक्सर आया करती थीं। पिछली बार वैलेंटाइन डे वीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और कपल कूपन को जीता था। कितने सारे कपल को हराकर कबीर साहब ने जीता था और सबके सामने आपको प्रपोज भी किया था। वो आपके साथ नहीं आए। जानवी कुछ नहीं कहती है, बस वो वहां से उठकर बाहर जाने लगी। लेकिन समर टस से मस नहीं हुआ। उसे इस बात पर ही खुशी हो रही थी कि अब वो जब चाहे तब जानवी को अपनी लैब से निकाल सकता है। अंधेरा छाने लगा था। अकेले सड़कों पर चलते हुए जानवी समर की बातों को याद करके रोने पर मजबूर हो गई। इतनी बड़ी बात कोई कह सकता है? शादी, वो भी ऐसी जिसमें पहले से ही तय कर दिया है कि अलग होना है। मेरे बच्चे को कभी ये महसूस ना हो कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मैं तो पहले ही किसी एक के खातिर अपनों को छोड़ चुकी थी। अब वही गलती नहीं दोहरा सकती हूँ। किसी और का दिल तोड़ने से अच्छा है मेरा दिल टूटे। दोबारा से खुश होने की कोशिश कर रही थी। खुद को तैयार किया था मैंने, अपने आप को भुलाकर इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी। लेकिन मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती हूँ और ना ही इस रिश्ते के लिए मना कर सकती हूँ। अगर किया तो भाई का दिल टूट जाएगा और किसी और के ऊपर बोझ नहीं बन सकती हूँ मैं। बाबा जी, मैं करूँ तो क्या करूँ? जानवी अपने घर आ गई। शांतनु और विक्रम जैसे ही जानवी को देखते हैं, विक्रम उसे देखकर कहता है, हाय जानवी, कैसी हो? कॉन्ग्रेचुलेसन, समर से तुम्हारी शादी होने वाली है। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया, ऑफिस जा रहा था, सोचा शांतनु से मिलता चलूं, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। मुझे अफसोस है कि काश मैं पहले तुमसे मिला होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। एनीवे, मैं चलता हूँ, बाय गाइस। विक्रम जाने लगा तो जानवी उसे पीछे से आवाज देते हुए बोली, आप मेरी शादी में शामिल होने आएंगे ना विक्रम? एक दोस्त होने के नाते मैं चाहती हूँ आप जरूर आएं। तुम कह रही हो तो जरूर आऊंगा। विक्रम के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन वो जानवी की ओर मुस्कुराते हुए देखता है और घर के बाहर चला गया। जानवी के घर में शादी की तैयारी होने लगी। समर के घर वाले भी जोरों शोरों से इस शादी की तैयारियों में जुट गए थे। शादी की सारी शॉपिंग, कैटरिंग, गेस्ट को इनविटेशन कार्ड भेजा जा चुका था। सारे लोग खुशी मना रहे थे कि समर और जानवी एक दूसरे के साथ जन्म जन्मों के बंधन में बंधने वाले हैं। दूसरी ओर समर बिना किसी को बताए अपने वकील से डिवोर्स पेपर एग्रीमेंट बनवाकर रेडी कर चुका था। आज हल्दी की रस्म होने वाली थी। शेफाली को समर और जानवी की शादी की खबर हो चुकी थी। वो समर की हल्दी की रस्म में जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर आती है, वो देखती है विक्रम भी तैयार होकर अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा है। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली, आज समर की हल्दी है, मुझे शांतनु ने इनवाइट किया है, जाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, मैं चलता हूँ। और तुम? मैं समर के घर जा रही हूँ, लेकिन हल्दी की रस्म में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से। शेफाली कुछ ही देर में समर के घर पहुँच गई थी। वो घर के बाहर अपनी कार को रोकती है और बाहर निकलकर देखती है घर को पूरी तरह से डेकोरेट किया गया था। फ्लावर्स और लाइट से सजा हुआ समर का घर बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो घर के अंदर आने लगी, लेकिन बाहर गार्डन में जैसे ही वो देखती है येलो कलर के कुर्ते और पजामे पहने हुए समर किसी आदमी से बात कर रहा था, वो उसके पीछे खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। मिस्टर समर, ये रहे डिवोर्स पेपर। आपने जैसे कहा था मैंने पेपर्स रेडी कर दिया है, लेकिन जितनी जल्दी साइन करवाएंगे उतनी जल्दी ही मैं डिवोर्स पेपर को कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। वकील साहब, ये चुटकियों का काम है मेरा। जानवी को मैं पहले से ही कह चुका हूँ, वो तैयार है इस पेपर पर साइन करने के लिए। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए।
आपको आपकी फीस मिल जाएगी। वकील साहब चले जाते हैं और समर अपने हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सिर्फ अपने भाई के बच्चे से मतलब, और किसी से भी नहीं। जानवी, तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अपनी वाइफ कैसे बना सकता हूँ? मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा मेरे और जानवी के बीच क्या डील हुई थी। आई एम सॉरी भाई, आप मुझे गलत समझोगे, लेकिन मैं जानवी को कभी अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। पीछे खड़ी शेफाली समर की बातें सुनकर डीप स्माइल करते हुए अपने आप से कहने लगी, मेरे कुछ किए बिना ही समर ने खुद ब खुद जानवी को अपनी लैब से निकाल देगा। बेचारी जानवी, क्या किस्मत है उसकी। शेफाली डीप स्माइल करते हुए घर के अंदर आती है और बढ़ चढ़कर हल्दी की रस्म में शामिल होकर एंजॉय करने लगी। समर उसे देखकर हैरान था, क्योंकि शेफाली इतनी खुश है, जरूर कोई रीजन है। शेफाली मन ही मन खुश होते हुए बोली, ओह समर, कितने हॉट लग रहे हो तुम इस कुर्ते और पजामे में। दिल कर रहा है तुम्हें किस कर लूं, लेकिन तुम्हें तो मेरा होना ही है। थोड़ा इंतजार और सही। उस जानवी को लेकर मेरे दिल में जो सवाल उठ रहे थे, अब वो शांत हो गया है। मुझे भी लगने लगा तुम उस बहन जी टाइप लड़की से शादी करने को तैयार कैसे हो गए। बस एक बार ये डाइवोर्स पेपर पर जानवी साइन कर दे और फेरे हो जाएं। उसके बाद उस जानवी का तमाशा ना बना दिया तो मेरा नाम भी शेफाली बत्रा नहीं। तुषार शेफाली को नीचे से ऊपर तक निहारते हुए उसके पास आता है और डांस करने लगा, लेकिन शेफाली उसकी ओर देखते हुए शॉक्ड होते हुए बोली, हु आर यू? सॉरी डार्लिंग, मैंने तो अपने बारे में बताया नहीं, लेकिन तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। इस पूरी महफिल में तुमसे ब्यूटीफुल गर्ल कोई है ही नहीं। वैसे मेरा नाम तुषार, वो तो मैं हूँ ही खूबसूरत। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू। शेफाली समर को ही देखे जा रही थी। हल्दी की रस्म होने के बाद अब मेहंदी की रस्म होने लगी। जानवी के हाथों में समर के नाम की मेहंदी लगी थी। वो खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी इस शादी से इनकार करने को कर रहा था। रैना उसके हाथों में समर का नाम लिखते हुए बोली, ये लो, रच गई तुम्हारे हाथों में समर के नाम की मेहंदी। उसके नाम को मैंने लिखकर पूरा कर दिया है। हथेली पर नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। मेहंदी का रंग जितना जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर जाता है, लेकिन अगर किसी पर इसका रंग चढ़ जाता है तो वो जल्दी नहीं उतरता है। तुम्हारी इस हथेली पर मैंने समर का नाम लिखा है, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर समर के इसका रंग चढ़ेगा। कहना आसान है, लेकिन किसी के रंग में रंगने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, खुद को उस ढांचे में ढालना पड़ता है। और क्या भरोसा, जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा हो। जानवी की बातें सुनकर रहना उसका चेहरा देखती है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बात को टालते हुए बोली, मेरा छोड़ो मैडम, पहले ये बता, तुमने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई? ये क्या? अभी तक नहीं। मैं भाई को बुलाती हूँ, वो खुद तुम्हारे हाथों में अपने प्यार की मेहंदी लगाएंगे। रहने दे, बेचारे को फुर्सत तक नहीं है। वो तो विक्रम है जो शांतनु की हेल्प कर रहा है। वो अपने घर के सर्वेंट तक को यहाँ भेज दिया है ताकि काम जल्दी जल्दी हो। मुझे टेलर के पास जाना है, और उसके बाद तुम्हारी ज्वेलरी भी तो अभी तक नहीं आई है। रैना हड़बड़ी में उठती है, जिससे उसका पाँव मुड़ जाता है और वो शांतनु से जा टकराई। शांतनु के हाथ में फूलों से भरी टोकरी थी, जो ऊपर उछलकर उन दोनों पर गिरने लगा। फूलों की बौछारों के बीच खड़े रैना और शांतनु को देखकर जानवी और विक्रम समेत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। रीमा जी जैसे ही ये सब देखती हैं, वो खांसते हुए बोली, शांतनु, रैना, शादी तुम दोनों की नहीं बल्कि जानवी की है। तो अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो जाकर काम निपटाओ, और रैना, तू जानवी को कमरे में लेकर जा। रीमा जी की बातें सुनकर शांतनु कुछ सर्वेंट से कहकर फूलों को फिर से टोकरी में रखवाता है, और रैना जानवी को लेकर कमरे में चली गई। अगले दिन शाम को मधुबन कोठी में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। घर की रौनक और सजावट को देखकर सुरुचि जल भुन रही थी। ऊपर से सिया जी अपनी बहू के आने के स्वागत में अभी से ही तैयारी करने लग गई थीं। रूही कुछ लड़कियों के साथ समर के कमरे के बाहर निकल आती है और सिया जी के पास आकर कहने लगी, बुआ, जैसा आपने कहा था सब कुछ हो गया। मैंने भाई के कमरे को सजा दिया है। चलो, ये तो ठीक हुआ। और वो पोर्ट्रेट लगाया या नहीं? हाँ बुआ, वो समर भाई और जानवी भाभी की तस्वीर को उनके दीवार पर लगा दिया है।
तुषार रूही के सर पर चपत लगाते हुए बोला, चल झूठी, तूने अकेले कुछ नहीं किया है, मैं था ना। हाँ बाबा, तुम भी थे। बुआ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। भाई तैयार हुए या नहीं? वो तैयार हो जाएगा, लेकिन पहले तुम सब तैयार हो जाओ बेटा। सुरुचि बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो तो बस दिखावे के लिए खुश होने का नाटक कर रही थी। सुरुचि अपनी बेटी रूही को लेकर कमरे में आती है और दरवाजे को बंद करके कहती है, इतना खुश किस लिए हो रही थी और क्या कर रही थी तुम वहाँ, ये जानते हुए भी कि इस शादी से समर खुश नहीं है। जबरदस्ती उस पर यह रिश्ता थोपा जा रहा है। मॉम, क्या हो गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? जानवी भाभी इस घर की बहू बनकर आने वाली हैं। सब लोग बारात में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। आप नाखुश क्यों हैं? क्योंकि समर और जानवी कभी एक नहीं हो सकते हैं। वो लड़की जानवी और मेरे समर में कितना फर्क है। वो कहीं से भी हमारे समर के लायक नहीं है। वो अनाथ तो है, ऊपर से न जाने किसका गंदा खून है। कबीर को तो फंसा लिया, अब समर के पीछे पड़ी है। इस शहर में क्या लड़कियों की कमी है जो उस लड़की को अपनी बहू बनाकर दीदी घर ला रही हैं? मॉम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? जानवी भाभी कितनी अच्छी हैं और कितनी भोली भी हैं। आप अपना मूड ऑफ मत कीजिए और न किसी और का। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, बारात निकलने वाली है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। रूही तैयार होने चली गई। सुरुचि अपना माथा पीटते हुए बोली, ये सचमुच में मेरी ही बेटी है। शांतनु अपने आसमानी रंग के शेरवानी में तैयार होकर वो जैसे ही सामने से आती हुई रैना को देखता है, बस देखता ही रह जाता है। वो भी आसमानी रंग के लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए रैना के पास आता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए अपने करीब खींचते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम तैयार होने के बाद इतनी खूबसूरत लग सकती हो। मेरा तो दिल बेकाबू हो रहा है, मचल रहा है तुम्हें गले लगाने को। शांतनु, अपना ये दिल संभाल कर रखो, क्योंकि शादी तुम्हारी नहीं बल्कि जानवी की हो रही है। बाहर जाकर देखो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और अब थोड़ी ही देर में बारात भी आ जाएगी। सिया आंटी का कॉल आया था। शांतनु और रैना दोनों जानवी के कमरे में आते हैं। मिरर के सामने जानवी दुल्हन की तरह तैयार हुई बैठी थी। आज लाल जोड़े में किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो तो खूबसूरत थी ही, लेकिन कबीर के जाने के बाद उसके उतरे हुए चेहरे का नूर गायब हो गया था। लेकिन आज समर की दुल्हन बनकर जब से उसने वो लाल जोड़े को पहना था, तब से उसकी खूबसूरती को चार चांद लग गए थे। आज वो फिर से ऐसे ही तैयार हुई थी जैसे कबीर की दुल्हन बनकर हमेशा तैयार होना चाहती थी। कबीर से उसकी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हुई थी। उसकी अधूरी ख्वाहिश आज पूरी तो हुई थी, लेकिन वो कबीर की नहीं बल्कि समर की दुल्हन बनकर तैयार हुई थी। भाई रैना, आप दोनों दरवाजे पर क्यों खड़े हो? शांतनु अपनी बहन के सामने खड़े होकर बड़े ही प्यार से कहता है, बच्चा, मैं तुझे बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं आज। जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ हूँ मैं। तुझे दुल्हन के रूप में देखकर बहुत प्यारी लग रही हो। लगेगी क्यों नहीं, आखिर दोस्त किसकी है? तभी बाहर बैंड बाजे की आवाज को सुनकर रैना मुस्कुराते हुए फिर से कहती है, लगता है बारात आ गई है, बाहर चलते हैं। तुषार, रूही और बाकी सारे लोग डांस करने में मग्न थे, लेकिन समर के चेहरे पर अब भी वही खामोशी थी। रूही की नज़र जैसे ही विक्रम पर पड़ी, वो उसे देखकर तुषार से कहती है, तुषार, वो हैंडसम लड़का दिखाई दे रहा है ना? कौन लड़का? यहाँ मुझसे ज़्यादा हैंडसम कोई और है ही नहीं, और तू उस बॉडी बिल्डर की बात कर रही है। क्या बात, पसंद आ गया है क्या वो? पसंद का तो पता नहीं, लेकिन उसे देखकर दिल में एक हलचल सी महसूस होने लगी है। इंडिया आई तो थी घूमने, लेकिन अब मेरा दिल यहीं लगने वाला है, तो मैं चली। ओए रुक जा, मेरी माँ, वो लड़का कौन है पता भी है? वो शेफाली का भाई है और शांतनु का बॉस। चुपचाप डांस कर और देख, शांतनु आ रहा है। रूही की निगाहें अब भी विक्रम पर अटकी हुई थीं। वो तो पूरी तरह से उस पर लट्टू हो चुकी थी। शांतनु, विक्रम, मिस्टर बत्रा के साथ साथ और भी ऑफिस के एम्प्लॉय बारातियों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए थे। शांतनु सारे बारातियों का स्वागत करते हुए घर के अंदर लेकर आता है। समर का स्वागत करने के लिए रैना आगे बढ़कर समर की आरती उतारती है और मंडप पर लेकर आती है। सियाजी, मिस्टर राठौर और बाकी सारे बाराती अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। शांतनु ने कोई कमी नहीं रखी थी मेहमानों के स्वागत में। उसका साथ देने के लिए विक्रम हमेशा उसके साथ था।
मंडप पर पूजा हो रही थी। रैना समर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दामाद जी, अब किसका इंतजार है आपको? आप मंडप पर जाकर बैठिए, आपकी दुल्हन आ जाएगी। लेकिन समर नाखुश होकर कहता है, मैं मंडप पर जरूर बैठूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानवी से अकेले में मिलकर बात करना चाहता हूँ। सियाजी, शांतनु, मिस्टर राठौर और बाकी सारे लोगों की नजरें समर पर ही थीं। रैना मजाक करते हुए बोली, जानवी आपकी ही है। समर, आप अभी इस टाइम क्या बात करना चाहते हैं? बातें तो शादी के बाद भी हो सकती हैं ना। नहीं, मैं अभी जानवी से बात करना चाहता हूँ, समर कहता है। सिया जी, ये क्या है समर, तुम्हें रैना की बात समझ में नहीं आ रही? मुहूर्त बीत जाएगा, बातें तो शादी के बाद भी कर सकते हो ना। शांतनु समर की ओर देखकर कहता है, ठीक है आंटी जी, समर अपनी होने वाली वाइफ से बात करना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है, करने दीजिए। आखिर जिंदगी भर एक दूसरे के साथ इन्हें ही रहना है। रैना उसे कमरे की ओर जाने का इशारा करती है। समर कमरे की ओर जाने लगा। वो जानवी के कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही मिरर के सामने दुल्हन के जोड़े में सजी हुई जानवी पर पड़ी, एक पल के लिए उसके पांव बाहर ही रुक गए थे। पहली बार जानवी उसे इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके मनमोहक रूप को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया था। और हो भी क्यों ना, आज से पहले उसने जानवी को जब भी देखा था तो वो सिंपल से कपड़े पहने हुए रहती थी, ना कोई मेकअप ना कोई श्रृंगार। लेकिन पहली बार उसके दिल में अजीब से ख्याल जागने लगे। उसका दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगा। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए मन ही मन में कहता है, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल रहूंगा। मुझे इस डिवोर्स पेपर पर साइन लेने ही हैं। उसके कदमों की आहट को सुनकर जानवी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गोल्डन जरी वर्क शेरवानी और माथे पर पगड़ी बांधे हुए समर, जिसके माथे पर टीका लगा हुआ था, वो उसे देखकर एकदम से चेयर से उठ जाती है और उसकी ओर देखते हुए बोली, आप यहाँ? ओह, तो आप मुझसे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाने आए हैं। ठीक समझा तुमने, मैं कोई भी डील ऐसे ही नहीं करता हूँ। मैं ये कमिटमेंट भी नहीं करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ। मुझे सिर्फ अपने भाई के बच्चे से मतलब है। कहते हुए समर डिवोर्स पेपर जानवी की ओर बढ़ाता है। मिस्टर राठौर, ये बच्चा कबीर और मेरे प्यार की निशानी है। अगर आपकी जगह अगर कबीर भी होता तब भी मैं उसे अपने बच्चे को नहीं देती। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। बातें घुमाकर मुझे भी बोलने की आदत नहीं है। मैं क्यों करूं इस डिवोर्स पेपर पर साइन? शादी का प्रपोजल आप लेकर आए हैं, मैं नहीं। अपनी कोख में पल रहा बच्चा सिर्फ मेरा है और उस पर अधिकार भी मेरा हुआ ना। मैं अपने बच्चे के लिए माँ बनकर उसे जन्म दे सकती हूँ, तो एक पिता का प्यार भी मैं उसे दे सकती हूँ। लेकिन मैं इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। आपने डायरेक्ट कह दिया, आपको सिर्फ अपने भाई के बच्चे से मतलब है। लेकिन रिश्ते सिर्फ मतलब से नहीं निभाए जाते हैं मिस्टर राठौर। आपने मेरे सामने शर्त रखी, अगर मैंने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया तो आप मंडप पर नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया है, पुराने बंधन को छोड़कर इस दिल को संभाला है। आपके साथ नए बंधन को जोड़ने के लिए उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। एक बहू होने के साथ साथ मैं एक पत्नी और एक माँ का भी किरदार निभाऊंगी। लेकिन आपके इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूंगी। अब आपकी मर्जी है, आप मंडप पर आकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं या फिर अपने मॉम डैड के अरमानों का गला घोंटते हैं। जाइए मिस्टर राठौर मंडप पर, क्योंकि अगर आप आज पीछे हटे तो क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। देर हो रही है, पंडित जी का शुभ मुहूर्त बीत ना जाए। जानवी अपनी बात को पूरी करके डिवोर्स पेपर के टुकड़े टुकड़े करके फर्श पर बिखेर देती है। जानवी के इस तरह अपनी बातों से पलटने की वजह से उसे जोर का झटका लगा था। वो तो बस जानवी को एकटक घूरने लगा। उसने तो सोचा भी नहीं था कि जानवी इस कदर उससे बात भी कर सकती है। वो तो दंग रह गया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।